हेलो फ्रेंड्स, 7 जून की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 12 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है टैक्स पेयर इंटरफेस नॉट रेडी फॉर जीएसटी। तो ये है जीएसपी के बारे में। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लिए हमने जीएसटी नेटवर्क डिस्कस किया है, जो पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बैकबोन है, जहाँ पे सारे टैक्स पेयर्स जो है अंडर जीएसटी वो अपने डिटेल्स यहाँ डालेंगे, अपने इनवॉइसेस अपलोड करेंगे, सारे अकाउंटिंग डिटेल्स वगैरह यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे, चालान इनवॉइस। तो वो अपलोड होके वहाँ पे उनको रेमिटेंसेस भी मिलेगी, क्योंकि ये वैल्यू एडेड टैक्स है। तो वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स होगा, तो जो एक्स्ट्रा टैक्स किया गया है, लिया गया है, उसको रिटर्न किया जाएगा। तो ये सब के लिए ये पूरा जीएसटी नेटवर्क जरूरी है। और ये जीएसटी नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए और फैसिलिटेट करने के लिए कि टैक्स पेयर उसको यूज कर सके, जीएसपी सिलेक्ट किए गए हैं। तो जीएसटी नेटवर्क ने 34 जीएसपी अब तक अप्रूव किए। तो ये है जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स। तो ये फैसिलिटेट करेंगे कि क्या क्या कंप्लायंस पेपर वर्क जो है, क्या क्या अपलोड करने डिटेल्स, वो सारे यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर इनका होगा उसके थ्रू जो टैक्स पैरामीटर्स है वो यहाँ पे अपना डिटेल दे सकते हैं और जीएसटी नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये जो जीएसपीज है 34 जीएसपी, उनमें से कई कह रहे हैं कि उनका अभी तक सॉफ्टवेयर रेडी नहीं हुआ है, और जो कह रहे हैं कि हमारा जीएसपी सॉफ्टवेयर रेडी है, वो ये बता रहे हैं कि ये जीएसपी सॉफ्टवेयर को जीएसटी नेटवर्क के साथ इंटरफेस करना है। तो ये सॉफ्टवेयर कंप्लायंस कंपैटिबिलिटी भी अब तक चेक नहीं हुआ, उसकी टेस्टिंग अब तक स्टार्ट नहीं हुई। और अब 1 जुलाई की डेडलाइन है जीएसटी इंप्लीमेंट करने के लिए। तो 1 जुलाई से अब लेस देन अ मंथ है, 1 महीने से भी कम है। तो इसीलिए इतने कम टाइम में जीएसपीज जगह पे हो, रेडी हो, ये डिफिकल्ट होने वाला है। तो वही कहा जा रहा है कि या तो गवर्नमेंट 1 जुलाई की डेडलाइन चेंज करेगी, जो गवर्नमेंट रिलक्टेंट है, अपनी डेडलाइन चेंज नहीं करना चाहती। तो ये और एक एक्सपेक्टेशन ये है कि गवर्नमेंट ये कह सकती है कि जीएसपी बाद में आएंगे इन प्लेस, उससे पहले आप अपना सारा डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आप ऑफलाइन दो, या तो फिर और जो दूसरे गवर्नमेंट पोर्टल्स है उनको यूज करके आप ये सबमिट करो। तो ऐसा आ सकता है डिटेल फ्रॉम गवर्नमेंट, तो हमको आगे पता चलेगा गवर्नमेंट से क्या रिस्पॉन्स आता है। इवन जो ई वे बिल सिस्टम है, तो ये ई वे बिल सिस्टम जो है ये इलेक्ट्रॉनिक वे बिल्स है। तो वे बिल्स जो होते हैं, मतलब जब गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में है तो उनका ट्रैक रखने के लिए ई वे बिल्स जनरेट किए जाते हैं। तो यहाँ पे तीनों पार्टीज इन्वॉल्व होती है, जो सेलर है, बायर है और इवन ट्रांसपोर्टर। तो पूरा सिस्टम उसके थ्रू फिर कंप्लीट होता है, ई वे बिल सबमिट किया जाता है। तो ये ई वे बिल सिस्टम भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, वो भी अभी तक जगह पे फाइनलाइज नहीं हुआ है, उसको रोल आउट करने में भी डिले हुआ है। तो वो गवर्नमेंट ने कहा है कि ये डिले होगा, ऑलरेडी उन्होंने कहा है। तो उसी तरह इसका भी मे बी ये स्टेटमेंट आ सकता है। तो ये स्टेटस है रिगार्डिंग द जीएसटी सॉफ्टवेयर। फिर अगला न्यूज आइटम है 5 किल्ड एज पुलिस फायर ऑन एमपी फार्मर्स। तो मध्य प्रदेश में यहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं 1 जून से फॉर लोन वेवर। तो जैसे हमने देखा यूपी में लोन वेवर किया गया है, तो महाराष्ट्र फार्मर्स भी लोन वेवर मांग रहे हैं कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के जो लोन्स है, और ये मैक्सिमम फार्मर्स है, मोर देन 80% फार्मर्स स्मॉल एंड मार्जिनल होते हैं, तो वो चाहते हैं उनका लोन्स माफ किया जाए। इवन वो एमएसपीज, बेटर एमएसपीज चाहते हैं, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस होती है गवर्नमेंट देती है, वो उनका ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये सारे डिमांड्स है वो मध्य प्रदेश में भी यहाँ फार्मर्स के थे, और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया। पुलिस ने इनके ऊपर फायर किया, 5 फार्मर्स की डेथ हो गई और 2 क्रिटिकली इंजर्ड है। तो ये न्यूज। फिर अगला है आईएमडी प्रिडिक्ट्स मोर रेन दिस मानसून। तो इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने मानसून फोरकास्ट जो किया था अप्रैल 2017 में, तब उन्होंने कहा था कि नियर नॉर्मल मानसून हो गए, 96% ऑफ एलपीए, मतलब नियर नॉर्मल मतलब होता है 96% ऑफ एलपीए। एलपी होता है लॉन्ग पीरियड एवरेज। तो ये लॉन्ग पीरियड एवरेज मतलब 50 साल का एवरेज देखा जाता है मानसून रेंज का। तो ये लॉन्ग पीरियड एवरेज का कितना परसेंट रेन ये साल होने वाला है। तो ये 96% ऑफ एलपीए मतलब के नियर नॉर्मल मानसून से। लेकिन अब जून 2017 में 2 महीने बाद इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपना फोरकास्ट अपडेट किया है। वो कह रहे हैं कि नॉर्मल मानसून हो गए, मतलब 96% नहीं, 2% और इंक्रीज किया है, 98% ऑफ एलपीए मानसून फोरकास्ट किया गया है। तो ये न्यूज है। अभी वो ये भी कह रहे हैं कि जुलाई अगस्त मंथ जो 2 महीने, उसमें मानसून खरीफ क्रॉप्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है रेनफॉल, वो टाइम में भी 96% और 99% रेनफॉल होने वाली है, नॉर्मल रेनफॉल। तो ये गुड न्यूज है। इवन आईएमडी कह रहे हैं कि ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बैलेंस रहेगा मानसून का। तो ये प्रेजेंटली जो प्रिडिक्शन किया गया है वो स्टैटिस्टिकल मॉडल यूज करके प्रिडिक्शन हुआ है। तो इसमें
ना मॉडल एरर का मार्जिन है ±8%, तो ये मार्जिन भी है। तो स्टैटिस्टिकल मॉडल हमेशा से IMD यूज कर रही है, अभी जून 2017 के लिए भी ये यूज किया, लेकिन जो अप्रैल में अपडेट किया था, फोरकास्ट किया था, वो डायनामिकल मॉडल यूज करके किया है। तो जो स्टैटिस्टिकल मॉडल है वो 6 मेटेरोलॉजिकल पैरामीटर्स को स्टडी करके उनके बेसिस पे ये मानसून फोरकास्ट किया जाता है, जो हिस्टोरिकली IMD इससे ही करती थी। लेकिन अब डायनामिकल मॉडल जो उन्होंने अडॉप्ट किया, मतलब सुपर कंप्यूटर्स यूज करके वेदर साइमुलेशन किया जाता है कि वेदर कैसा होगा, अभी कैसा है और बाद में कैसे हो गया, तो एक्सट्रापोलेशन किया जाता है और ये कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर्स यूज करके मानसून फोरकास्ट किया जाता है। तो ये अप्रैल 2017 में IMD ने कहा किया है और उसके बाद वो कह रहे हैं कि इसको प्रोमिनेंटली इंक्लूड किया जाएगा। तो और भी है, प्राइवेट सेक्टर फोरकास्टर्स है जैसे कि स्काईमेट है, तो उन्होंने अपना फोरकास्ट चेंज नहीं किया, उनका बिलो नॉर्मल फोरकास्ट ही है प्रिडिक्शन कि 95% ऑफ LPF मानसून होगा। तो ये प्राइवेट फोरकास्टर का फोरकास्ट है। और अभी जो ये IMD ने अपना फोरकास्ट इंप्रूव किया है, अपडेट जो किया है, तो ये इसलिए किया है क्योंकि एल नीनो जो है, एल नीनो कंडीशन से मानसून अफेक्ट होता है इंडिया में, तो एल नीनो स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस थे, लेकिन अब न्यूज ये आ रही है कि एल नीनो जैसे एक्सपेक्टेड था उससे काफी वीक होने वाला है। तो अगर एल नीनो वीक होता है तो मानसून बेटर होते हैं, तो ये एक रीजन है। और इवन इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव है, तो इसीलिए अभी हमारे मानसून से बेटर होके ये फोरकास्ट किया गया। तो एल नीनो और इंडियन ओशन डायपोल क्या होता है ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये एल नीनो कंडीशन जो होता है वो डेवलप होता है क्योंकि पैसिफिक ओशन, इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में टेम्परेचर ज्यादा वार्म हो जाते हैं, वार्मर बाय मोर देन हाफ अ डिग्री टेम्परेचर। तो अगर ज्यादा वार्मिंग हो जाती है यहाँ पे तो एल नीनो कंडीशन, स्ट्रॉन्ग एल नीनो कंडीशन डेवलप होते हैं और इससे इंडियन मानसून नेगेटिवली अफेक्ट होता है, तो बुरा असर होता है, हमारे मानसून अच्छे नहीं होते, रेनफॉल इनफ नहीं आती है। तो ये एल नीनो कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन है इंडियन ओशन डाइपोल। तो इंडियन ओशन डाइपोल वो सिचुएशन है जब वेस्टर्न और ईस्टर्न इंडियन ओशन जो पार्ट्स है वहां पे टेम्परेचर्स ऑल्टरनेटली वार्म और कूल होते हैं। तो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल तब होता है जब वेस्टर्न इंडियन ओशन वार्मर है देन ईस्टर्न इंडियन ओशन, और नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल तब है जब वेस्टर्न इंडियन ओशन कूलर है देन इंडियन ईस्टर्न इंडियन ओशन। तो ये कंडीशन भी पॉजिटिव जो होती है, वेस्टर्न इंडियन ओशन जब वार्म होते हैं तो ये इंडियन मानसून के लिए अच्छा है। इसको हम और डिटेल में भी देखेंगे। तो यहाँ पे एल नीनो ला नीना बताया गया है। तो ये पैसिफिक ओशन है, तो ये आप देख सकते हैं, ये साउथ अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है यहाँ पे। तो ये जो टेम्परेचर्स है, पिंक कलर दिखाया गया है वो वार्मर टेम्परेचर्स और ब्लू कलर कूलर टेम्परेचर्स है। तो जब यहाँ पे वो टेम्परेचर ज्यादा वार्म हो जाते हैं, तो जब ज्यादा वार्मिंग यहाँ हो जाती है तो उस वजह से एल नीनो कंडीशंस डेवलप होते हैं। जनरली यहाँ पे टेम्परेचर्स कूल होते हैं और यहाँ पे टेम्परेचर्स वार्म होते हैं। तो जब टेम्परेचर वाटर टेम्परेचर वार्म है तो उसके ऊपर जो एयर है वो भी गर्म हो जाती है, और ये वार्म एयर जो है वो लाइट होती है, इवेपोरेशन भी होता है, वार्म एयर सब ऊपर जाती है और यहाँ पे क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, तो रेनफॉल यहाँ होता है और ये रीजन फिर ड्राई होता है, ऑस्ट्रेलिया के पास भी और इंडियन मानसून भी ड्राई हो जाते हैं। तो ये एल नीनो कंडीशन है। और जो ला नीना कंडीशन है वो एल नीनो का रिवर्स है, वो नॉर्मल कंडीशन और इंटेंस फॉर्म में। तो मतलब यहाँ पे टेम्परेचर वार्म होते हैं पर ज्यादा ही वार्म हो जाएगी तो वो ला नीना कंडीशन है ऑस्ट्रेलिया के पास, तब प्रेसिपिटेशन यहाँ पे होता है और यहाँ पे कूल टेम्परेचर वाटर्स होते हैं। तो ये ला नीना कंडीशन है। तो ला नीना जब होगा तो इंडियन मानसून के लिए अच्छा होगा और एल नीनो होगा तो इंडियन मानसून के लिए बुरा होगा, ऐसा। और ये एल नीनो ला नीना के अंदर ये टर्मिनोलॉजी आती है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। तो ये जो टेम्परेचर्स इरेगुलर है, मतलब कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है कि एक साल एल नीनो है तो अगले साल ला नीना होने वाला है, लेकिन जनरली 10 साल में से 6 साल एल नीनो होता है, तो ऐसे कंडीशंस होते हैं। तो ये एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है। ये जो पैसिफिक ओशन और एटमॉस्फेयर कंडीशंस अल्टरनेटली चेंज होते हैं, मतलब वाटर बॉडी का टेम्परेचर के हिसाब से इवन एटमॉस्फेयर ऊपर टेम्परेचर उनका चेंज होता है, तो इसको फीडबैक लूप कहा जाता है। तो ये पूरा फीडबैक लूप है, इसका टेम्परेचर यहाँ हाई होने की वजह से एयर ऊपर हाई टेम्परेचर हाई होता है और फिर प्रेसिपिटेशन होता है। तो ये फीडबैक लूप रीइंफोर्स करता है और कंडीशंस ऐसे होते हैं। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट्स डेवलप हो रहे हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो जो पैसिफिक ओशन में ये टेम्परेचर ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है उस वजह से ही ये एल नीनो सडन ऑसिलेशन कंडीशंस डेवलप होते हैं। और ये एल नीनो टर्म है वो स्पेनिश टर्म से आता है, बॉय चाइल्ड। तो एल नीनो का मतलब है बॉय चाइल्ड, क्योंकि ये जनरली ये कंडीशंस जो साउथ अमेरिका के पास आते थे ये दिसंबर मंथ्स में डेवलप होते हैं, तो तब ये क्रिसमस का टाइम होता है, इसलिए यहाँ पे बॉय चाइल्ड नाम दिया गया। और ला नीना इसका रिवर्स है, इसलिए ला नीना का स्पेनिश में मतलब है गर्ल चाइल्ड।
और ये इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में, तो इंडियन ओशन डाइपोल को इंडियन नीनो भी कहा जाता है। तो ये भी इरेगुलर ऑसिलेशन है, सी सरफेस टेम्परेचर चेंज होते हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न इंडियन ओशन में। तो वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन जो है वो इंडियन कोस्ट के पास है, तो अगर वेस्टर्न इंडियन ओशन वार्म होगा तो वही है, एयर उसके ऊपर वार्म होगी, क्लाउड फॉर्मेशन इधर इवेपोरेशन होता है ज्यादा, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, प्रेसिपिटेशन रेनफॉल यहाँ पे होगी। तो इंडिया के लिए पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल जब वेस्टर्न इंडियन ओशन वार्म है वो बेनिफिशियल होता है, और नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल हमारे लिए नेगेटिव होगा, बुरा होगा, मानसून एडवर्सली अफेक्ट होगी। तो ये फिर अगला न्यूज आइटम है चाइल्ड फ्रेंडली HIV ड्रग गेट्स गवर्नमेंट नॉट। तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने अब ये चाइल्ड फ्रेंडली HIV ड्रग को रजिस्टर किया है, जिसका नाम है लोपिनाविर रिटोनाविर। तो ये ओरल पैलेट फॉर्म में ड्रग है। पहले जो ड्रग था सिरप था, लोपिनाविर सिरप था, इसका सोल मैन्युफैक्चरर जो था वो सिप्ला फार्मास्यूटिकल्स कंपनी थी, और ये सिप्ला फार्मास्यूटिकल कंपनी नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोग्राम है एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, उसके लिए ये लोपिनाविर सिरप प्रोवाइड करते थे। तो ये चाइल्ड फ्रेंडली HIV ड्रग है, क्योंकि चिल्ड्रन के लिए हायर डोज नहीं चाहिए, स्ट्रॉन्ग डोज नहीं चाहिए और सिरप फॉर्म में चाहिए, तो इसलिए ये ड्रग था। लेकिन ये ड्रग का उन्होंने मैन्युफैक्चर बंद कर दिया, तो मार्केट में ये अवेलेबल ही नहीं था, और ये बहुत कंसर्न्स रेस किए गए, कई महीनों से ये कंसर्न रहा है। अब फाइनली नया ड्रग ये रजिस्टर किया गया है बाय सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो अब ये जो ड्रग रजिस्टर भी किया गया है वो ओरल पैलेट फॉर्म में, और ये सिप्ला फार्मास्यूटिकल्स ने मैन्युफैक्चर इसलिए बंद किया था क्योंकि उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने उनको पुराना बिल अभी तक चुकाया नहीं है, तो पेमेंट उनको नहीं हुई थी, इसीलिए उन्होंने मैन्युफैक्चर बंद कर दिया था। तो ये काफी एम्बेरसिंग भी है फॉर द गवर्नमेंट के HIV ड्रग के लिए उन्होंने पेमेंट्स नहीं किए। तो ये अब जो नया ड्रग रजिस्टर हुआ है वो सिरप नहीं है, वो ओरल पैलेट है। तो इसका जो आप फॉर्मुलेशन है वो पैलेट हीट स्टेबल है, तो उसको आप निकाल के उसको स्प्रिंकल कर सकते हैं आप कैप्सूल्स को उसमें से, पैलेट्स को, और ये मतलब सॉफ्ट खाने पे ये स्प्रिंकल हो सकता है, आप इसको क्रश करके मिक्स नहीं कर सकते, ये बात है। और इवन इन्फेंट्स के लिए ये ब्रेस्ट मिल्क के साथ, स्पूनफुल ब्रेस्ट मिल्क के साथ आप मिक्स करके दे सकते हैं, या इन्फेंट के टंग पे भी आप उसको जबान पे लगा सकते हैं। तो ये करके ये ड्रग प्रोवाइड किया जाएगा। फिर अगला न्यूज आइटम है सुप्रीम कोर्ट रिजर्व्स ऑर्डर ऑन पोस्ट ग्रेजुएट कोटा फॉर इन हाउस स्टूडेंट्स। तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था, तो इसके अंदर 50% रिजर्वेशन एक्चुअली प्रोवाइड किया जाता है टू BHU एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इन हाउस स्टूडेंट्स को। तो जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनको पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए सीट्स रिजर्व होती है 50% सीट्स। तो ये 50% रिजर्वेशन जो इन हाउस है, बाकी का 50% है वो नीट जो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है उसके थ्रू फिलअप की जाती है। तो यहाँ पे जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस आया तो इन्होंने कहा कि 50% रिजर्वेशन को खत्म करना चाहिए, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में अपील किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर देना है। तो अब ये न्यूज फिर से आएगी तब हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या है। फिर अगला है प्रेस क्लब अगेंस्ट कर्व्स ऑन मीडिया। तो रिसेंटली जो CBI रेड्स की गई NDTV के प्रमोटर्स पे, तो इसके ऊपर काफी प्रोमिनेंट लीडर्स ने, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि ये एक्चुअली टारगेट करके मीडिया कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, मीडिया फ्रीडम को कर्ब करने की कोशिश की जा रही है, और वो कह रहे हैं कि CBI को जो केस फाइल किया गया उसकी सारी फैक्ट्स डिटेल्स पब्लिक डोमेन में जल्द से जल्द रखना चाहिए। तो ये डिमांड किया गया। फिर अगला है नेवी आईज एडवांस सब्स। तो ये इंडियन नेवी ने कहा है कि हम एडवांस सबमरीन्स एक्वायर करेंगे। ऑलरेडी प्रोजेक्ट 75 इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जिसके अंदर 6 स्कॉर्पियन सबमरीन्स एक्वायर की जा रही है। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो रहा है। मजगांव डॉक्स लिमिटेड मुंबई में ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं स्कॉर्पियन सबमरीन्स। तो ये फ्रेंच कंपनी से हमने DCNS से ये सबमरीन्स हमने एक्वायर किए। तो ये डील साइन की गई थी 2005 में, और पहली स्कॉर्पियन सबमरीन भी अब तक इंडक्ट नहीं की गई है, नेवी को ज्वाइन करेगी अगस्त 2017 में, उसको नाम दिया गया है कलवरी। तो ये काफी डिले भी हुआ है, 6 के 6 सबमरीन्स इंडक्ट होने के एक्सपेक्टेशन है बाय 2022। तो और 3 सबमरीन्स के लिए भी फ्रांस से बात हो रही थी कि और 3 सबमरीन्स भी इंडक्ट एक्वायर की जाए, पर अब इंडियन नेवी कह रही है कि हम नई स्कॉर्पियन सबमरीन्स नहीं लेंगे, हम प्रोजेक्ट 75 आए। तो प्रोजेक्ट 75 के बाद अब जो नया प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 75 आए, इसके अंदर हम सबमरीन्स इंडक्ट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो सबमरीन्स अभी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में है, जिसको अभी अप्रूव किया गया रिसेंटली, वो काफी टाइम न्यूज में रहा है। तो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के अंदर
ये स्कॉर्पियंस, ये सबमरीन्स, एडवांस सबमरीन्स डेवलप की जाएगी जो स्कॉर्पियन से भी एडवांस्ड होगी। तो इसके अंदर ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन मॉड्यूल्स होंगे, तो इसकी वजह से ये स्कॉर्पियंस का रीच भी इंप्रूव होगा और स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स भी, वो छुपी हुई रहे, वो भी बेटर हो जाएगा। तो इसीलिए ये एडवांस सबमरीन्स अभी नेवी एक्वायर करेगी और स्कॉर्पियन नहीं लेगी, 6 स्कॉर्पियंस लिए जाएंगे, तो वो स्टेटमेंट आ रहा है। तो ये जो एडवांस स्कॉर्पियन सबमरीन है, इसके लिए भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल यही है कि इंडियन प्राइवेट सेक्टर डिफेंस के अंदर मेक इन इंडिया इन डिफेंस प्रमोट करते हुए ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ डील करके यहाँ पे सब जो भी है डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करेगी। और इनमें से एक जो है वो प्रोजेक्ट 75 आई के अंदर सबमरीन एक्वायर करने के लिए डिमांड है। तो ये प्रोजेक्ट 75 आई का कॉस्ट एक्सपेक्टेड है अराउंड 50,000 करोड़ और इसका टेंडर अब निकाला जाएगा। फिर अगला न्यूज आइटम है शेर बहादुर देउबा इलेक्टेड नेपाल प्राइम मिनिस्टर फॉर 4th टाइम। तो ये शेर बहादुर देउबा नेपाली कांग्रेस लीडर है, तो ये पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किए गए। तो ये इनके एक ओनली कैंडिडेट थे और कोई कंटेस्ट नहीं कर रहा था पोस्ट के लिए और इनको जिताया गया। तो ये लास्ट मंथ प्रचंडा जो माओइस्ट लीडर है वो प्राइम मिनिस्टर पोस्ट से रिजाइन किया था उन्होंने, क्योंकि पावर शेयरिंग डील साइन की गई विद नेपाली कांग्रेस लीडर, तो इसीलिए यहाँ पे ये पोस्ट वेकेंट की गई। और अभी पार्लियामेंट अपोजिशन लीडर्स ने भी वही है ऑब्स्ट्रक्ट करना एंड किया है पार्लियामेंट को, तो अब ये स्टेप लिया गया। तो ये प्राइम मिनिस्टर पोस्ट पे आके इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो नेपाल का नया कॉन्स्टिट्यूशन फाइनलाइज किया है उसके अंदर लोकल लेवल इलेक्शंस होने वाले हैं, फिर प्रोविंशियल इलेक्शंस और फिर इवन जैन 2018 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन शेड्यूल है। तो ये सारे इलेक्शंस को ओवरसी करने का काम अब ये प्राइम मिनिस्टर के ऊपर होगा। पहले ये जो ये 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर बने, पहले 3 बार जब ये प्राइम मिनिस्टर बने थे तो मोनार्की के अंदर थे। तो जब 2005 में भी ये प्राइम मिनिस्टर थे तो उनको सैक किया गया था शेर बहादुर देउबा को, क्योंकि तब किंग ज्ञानेंद्र शाह जो थे वो उनको अक्यूज कर रहे थे कि उन्होंने इलेक्शंस नहीं कंडक्ट किए, प्लस माओइस्ट रिबेल्स को भी वो राउंड टेबल नेगोशिएशंस के लिए नहीं ला पाए। तो तब नेपाल मोनार्की थी और माओइस्ट इशू था यहाँ पे। लेकिन फिर 2008 में मोनार्की को अबॉलिश किया गया है और माओइस्ट ने भी अपने आर्म्स गिव अप किए हैं और उन्होंने मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स ज्वाइन किया है। तो आप देख रहे हैं माओइस्ट लीडर ही प्राइम मिनिस्टर थे पिछले महीने। तो ये नेपाल का अभी उसके बाद से कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट काफी डिले हो गया है और फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन अब अडॉप्ट किया गया उसके अंदर इलेक्शन शेड्यूल्ड है ताकि गवर्नमेंट उसके अंडर फॉर्म किया जा सके। फिर अगला न्यूज आइटम है रिपोर्ट सजेस्ट रशिया हैकर्स ब्रीच्ड वोटिंग सॉफ्टवेयर फर्म। तो ये यूएस नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जिसको लीक किया गया है और इसमें यह सामने आया है कि रशिया ने एटलीस्ट एक यूएस के वोटिंग सॉफ्टवेयर सप्लायर को अटैक किया था थोड़े दिन पहले बिफोर 2016 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। तो ये इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि 2016 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में रशियन ने अटैक्स किए थे, रशियन अटैक्स हुए थे। तो यहाँ पे स्फीयर फिशिंग मेल्स भेजे गए थे। स्पीयर फिशिंग होता है कि स्पेसिफिकली टारगेट करते हुए ईमेल्स भेजे जाए। तो ये 100 लोकल इलेक्शन ऑफिशियल्स को ऐसे मेल्स भेजे गए थे और यूएस ने अटैक करने की कोशिश की ताकि वो कंट्रोल कर सके यूएस के इलेक्शंस को। तो यहाँ पे उनके पास पूरा एक्सेस था मल्टीपल यूएस स्टेट और लोकल इलेक्टोरल बोर्ड्स के ऊपर, तो ये उन्होंने एक्वायर किया था। अब इसकी वजह से वोटिंग पे असर हुआ था कि नहीं, वो डिटेल्स स्पेसिफिकली इलेक्शन रिजल्ट्स के ऊपर इफेक्ट हुआ कि नहीं उसकी डिटेल्स नहीं मेंशन्ड है रिपोर्ट में, पर वही है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एफबीआई चीफ को भी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने निकाल दिया इस ये केस के अंदर, तो काफी कंट्रोवर्शियल स्टेप भी उन्होंने लिया था। तो ये काफी सामने आ रहा है कई टाइम से जब सबसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए कि रशियन इन्फ्लुएंस की वजह से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। फिर अगला है सेंटर नोटिफाइज रूल्स ऑन कैपिटल गेन्स टैक्स। तो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने अब नोटिफिकेशन लाया है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन जिनके ऊपर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं पे किया गया उनके ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स अप्लाई होगा। तो ये सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स क्या होता है, कैपिटल गेन्स टैक्स क्या होता है, वो हम पहले देखेंगे। तो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स मतलब कि जब सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज पे जब सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन किया जाता है तो उनके ऊपर एक टैक्स अप्लाई होता है। तो ये टैक्स 2004 1 अक्टूबर 2004 से इफेक्टिव किया गया। तो ये फाइनेंस एक्ट 2004 का अमेंड करके इसको एनेक्ट किया गया था। तो ये सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स के अलग अलग रेट्स है डिपेंडिंग ऑन कौन सा ट्रांजैक्शन है और किसको पेएबल होगा, मतलब कौन पे करेगा, परचेजर के सेलर सिक्योरिटी का। तो ये रेट्स है, ये लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर के रेट्स जो अवेलेबल है वो है।
तो ये सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स आप देखोगे तो यहाँ पे अगर जैसे ये मेंशन्ड है कि कितना परसेंट लगेगा, और कैपिटल गेन्स टैक्स भी होते हैं। तो ये कैपिटल गेन्स टैक्स क्या होता है, जब कैपिटल गेन होता है, मतलब जब आप अपना कैपिटल एसेट आप सेल करते हो तो उसके ऊपर जो आपको कैपिटल गेन होता है उसके ऊपर भी टैक्स लगता है। तो कैपिटल गेन या तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ये डेफिनेशन जनरली होता है कि 36 मंथ्स के अंदर अब अगर आप कर रहे हो तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, और अगर 36 मंथ से ज्यादा आपने होल्ड किया उसको और फिर सेल कर रहे हो तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो ये इसके ऊपर भी टैक्स लगता है। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म तो एसेट्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, इसमें से एक है ये स्टॉक्स शेयर्स भी एसेट्स है। तो अगर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म है तो कितना कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है वो मेंशन है। तो यहाँ पे जो एस्ट्रिक है वो यहाँ मेंशन है कि अगर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया गया तो कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। तो ये प्रोविजंस यहाँ पे है। तो इसको मिसयूज किया जाता है और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स के अंदर एग्जेम्पशंस दिखाए जाते हैं और यहाँ पे भी टैक्स नहीं पे किया जाता। तो जिसके ऊपर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन, जिसके ऊपर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स भी नहीं पे किया गया है तो उनके ऊपर फिर कैपिटल गेन्स टैक्स लगना चाहिए। वो अभी नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने लाया है। तो फेक ट्रांजैक्शन बताते हैं और ये अनअकाउंटेड इनकम को वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अंदर एग्जेम्प्ट करके बता देते हैं। तो ये जो मिसयूज किया जाता है प्रोविजन को, उसको लूपहोल को प्लग करने के लिए ये लाया गया है कि अगर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं पे किया गया है तो कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा उस पर। तो ये है, और इसके ऊपर भी ऑफकोर्स एग्जेम्पशन है क्योंकि थोड़े जेन्युइन केसेस भी हो सकते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है ईसॉप्स, तो एम्प्लॉइज के लिए जो होता है ऑप्शंस, स्टॉक ओनरशिप ऑप्शन, तो ईसॉप ऑप्शन जो होता है मतलब एम्प्लॉइज को ही स्टॉक्स का ओनरशिप दिया जाता है वो कंपनी का जहां वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे इसकी वजह से इवन एम्प्लॉइज का भी कंसर्न हो जाता है, विद द एसोसिएशन हो जाता है स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन के साथ, प्लस एम्प्लॉयर्स को भी टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं इसकी वजह से। तो ये ईसॉप से ऐसे तो इनके ऊपर फिर टैक्सेशन नहीं लगाया जाएगा। तो ऐसे एग्जेम्पशंस भी मेंशन किए गए फिलहाल के नोटिफिकेशन में भी कि इनको एग्जेम्प्ट किया जाएगा, पर ये लूपहोल प्लग करने के लिए ये स्टेप लिया गया। फिर अगला न्यूज आइटम है प्राइवेट बैंक्स रेट कट्स लोअर देन एवरेज। तो ये आरबीआई डेटा सामने आया है कि जो मीडियन बेंचमार्क लेंडिंग रेट है बैंक्स का, तो कमर्शियल बैंक्स ने अपने लेंडिंग रेट ऑन एवरेज 90 बेसिस पॉइंट से कम की है। तो उनका अभी 8.55% लेंडिंग रेट है, लेकिन प्राइवेट बैंक्स का ये लेंडिंग रेट काफी कम रिड्यूस हुआ है, अराउंड 70 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस है, मतलब फिलहाल ये 9.1% है। तो वही प्राइवेट बैंक्स ने रेट कट्स नहीं किए सिग्निफिकेंटली। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीएलआर रेजिम अब लाया गया है। 1 अप्रैल 2016 से आरबीआई ने कहा है कि एमसीएलआर रेजिम के हिसाब से लैंडिंग रेट्स डिसाइड किए जाएंगे। तो ये एमसीएलआर है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट। तो पहले बेस रेट रेजिम था, अब एमसीएलआर रेजिम आ गया। तो एमसीएलआर क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड कॉस्ट ऑफ फंडिंग बेस्ड लेंडिंग रेट, मतलब मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक्स को लेना चाहिए उसके कम में वो लोन नहीं दे सकते। तो ये एमसीएलआर होता है। तो एमसीएलआर कैलकुलेट करने के लिए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड इंक्लूड किया जाता है और बेस रेट के लिए एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स यूज किए जाते थे। और इधर मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न देखा जाता था, इधर टेनोर जो टेन्योर प्रीमियम है उसको इंक्लूड किया जाता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ कोर्स और कॉस्ट ऑफ सीआरआर दोनों में यूज किया जाता है। तो ये एमसीएलआर की वजह से बेनिफिट ये है कि जो भी चेंजेस है, एमसीएलआर भी हर मंथ अपडेट होना चाहिए। तो जो बेस रेट है उसके अंदर अगर चेंजेस होते हैं तो बेस रेट में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाते थे, लेकिन अभी एमसीएलआर में जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग इंक्लूड किया जा रहा है तो उस वजह से ये जो चेंजेस होते हैं मंथली बेसिस पे वो अपडेट किए जाएंगे, तो कंज्यूमर्स को भी वो चेंजेस पास ऑन होंगे। तो इसीलिए एमसीएलआर को 1 अप्रैल 2016 से इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑर्डर दिया गया। तो ये एमसीएलआर हर बैंक के लिए अलग होगा। तो हर बैंक के कॉस्ट ऑफ फंडिंग के हिसाब से उन्होंने जो लोन्स दिए उसके हिसाब से ये कैलकुलेट किया जाएगा। तो वही है एमसीएलआर बेसिस पे भी ये न्यूज ये है कि प्राइवेट बैंक्स का जो बेंचमार्क लेंडिंग रेट है वो ज्यादा कम नहीं हुआ। और जो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये कंट्री की लार्जेस्ट लेंडर है, इन्होंने अपना एमसीएलआर 120 बेसिस पॉइंट से कम किया। तो ये 8% हो गया है अभी। तो ये जो है ये डिमोनेटाइजेशन के बाद बैंक्स के एमसीएलआर काफी स्ट्रांगली कट किए गए, शार्पली कट किए गए, काफी ज्यादा कट किए गए। इवन आईसीआईसीआई बैंक एक लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर है, इन्होंने भी अपना एमसीएलआर ये जो लेंडिंग रेट है वो 100 बेसिस पॉइंट से कम किया है टू 8.2%। तो ये फिर अगला न्यूज आइटम है द लास्ट वन, अरुंधति रॉयज न्यू नॉवेल गोज ऑन सेल।
तो अरुंधति रॉय ये बुक प्राइज विनर है। तो इन्होंने 1997 में अपनी डेब्यू बुक, पहली बुक जो उन्होंने लिखी थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, उसके लिए बुक प्राइज जीता था। और अब 20 साल बाद उन्होंने जो दूसरी अपनी बुक लिखी है वो है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। तो ये बुक अभी 10 साल से वो लिख रहे हैं और फाइनली इन्होंने इसको पब्लिश किया। ये फिक्शन बुक है। इसके बीच में ये पिछले 20 सालों से ये नॉन फिक्शन पे ध्यान दे रहे थे। ये काफी सारे इश्यूज के ऊपर एसेज लिखते थे, जैसे कि पॉवर्टी, ग्लोबलाइजेशन एंड इवन ऑन कश्मीर इशू वगैरह काफी सारे उन्होंने क्रिटिकल एसेज लिखे। तो अब ये इनकी फिक्शन नॉवेल आई है सेकेंड, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। तो इसमें भी कश्मीर वैली के बारे में लिखा गया है, इवन माओइस्ट प्रॉब्लम जो है सेंट्रल इंडिया में उसको भी यहाँ पे कवर किया गया है। तो ये है, तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।